Good afternoon, all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Only three are present out of five, right? Yes, मैम मैम पूजा को मैसेज किया तो है लेकिन पता नहीं मैम क्या कर रही हेलो, होगी. यस मैम. क्यों ग्रुप पे मैसेज नहीं देखा उसने? मैम देखा ही नहीं उस पर, फिर मैंने पर्सनल मैसेज भी किया है उसको. Okay, let's start with the biomechanics of jumping. यस मैम. Okay, I have prepared slide so that you can know about the biomechanics of long jump, because jumping is a different type of sports in which there is a kind of jumping like vertical jump, like squat jump, like high jump, like long jump. तो हर एक जंप का तो मैंने स्लाइड प्रिपेयर नहीं किया, बट दिस इज द बेसिक विच इज वेरी कॉमन, दैट बायोमैकेनिक्स ऑफ लॉन्ग जंप. आप लोगों ने जो बुक शेयर की थी, जो सॉफ्ट कॉपी है, जिसको मैंने बोला था इट इज क्वाइट सिमिलर टू दी यस मैम. स्पोर्ट्स मैगी, राइट? उसको एथलेटिक इन खोला. चीजों. हाँ हाँ, उसको आप लोगों ने पढ़ा है किसी ने? मैम अभी तो नहीं पढ़ा. मैम देखी थी लेकिन उसमें काफी सारे टॉपिक थे जैसे तो इन मतलब कंटेंट्स देखे थे उसमें जो सिलेबस हाँ, से मैच करते थे टॉपिक. मैं अभी बुक खोल रही हूँ, उसमें यस मैम. बायोमैकेनिक्स है. वेट अ मिनट. मैम. हाँ, अप्लाइड बायोमैकेनिक्स है, जिसमें सेकंड सेक्शन में है अप्लाइड बायोमैकेनिक्स. हाँ, सिलेक्टेड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, जिसमें अप्लाइड बायोमैकेनिक्स ऑफ जंपिंग है. जब ये यस चैप्टर आप खोलोगे, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जंपिंग का सब दिया हुआ है, बट मैंने आर्टिकल से प्रिपेयर किए हैं वे ये स्लाइड. तो इसका बायोमैकेनिक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जंप इन स्पोर्ट्स, वो आप एक बार इससे देख लेना. यस मैम. ठीक है, क्योंकि कॉमन है, लॉन्ग जंप का कॉमन है, तो मोस्टली अगर आएगा भी एग्जाम में भी आएगा, आपको वही लिखना है. यस मैम. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बायोमैकेनिक्स ऑफ लॉन्ग जंप. Are you able to see the presentation clearly? Yes, यस ma'am. मैम. Okay. So I will start the slideshow. Is it visible? यस मैम. Okay. Let's start with the biomechanics. What is jumping? First of all, the basic technique used in long jumping has sprint down a runway, jumps up from a wooden takeoff board, and flies through the air before landing in a pit of sand. uh, सबने देखा हुआ है ना लॉन्ग जंप कैसे होता है स्पोर्ट्स में? यस मैम देखो. Okay. The best women long jumpers achieve distance of about 6.5 to 7.5 meter, whereas the मैम best. हाँ, मैम ये स्लाइड दिख नहीं रही हम लोग को, ये बस मैम बायोमैकेनिक्स ऑफ जंपिंग फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है बस. मैम ये उसके चेंज बाद करेंगे तब दिखेगा. चेंज किया मैंने, उसके बाद एक स्लाइड मैंने चेंज किया है, नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं. मैम नहीं दिख रहा है. अभी दिख रहा है? हाँ मैम अब दिख रहा है. Okay. The basic technique used in long jumping has sprints down a runway, jumps up from a wooden takeoff board, and flies through the air before landing a pit of sand. There are four phases of long jumping, which is the approach, the run. The second is your takeoff. That is from a wooden टेक ऑफ बोर्ड. वहां पर एक वुडन टेक ऑफ बोर्ड होता है, जहां से एथलीट प्रिपेयर करता है हिमसेल्फ टू जंप और टू फ्लाई. ओके, देन देयर इज अ फेज दैट इज फ्लाइट, जिसमें आपका बॉडी एयर में रहता है. एंड देन लास्ट फेज इज द लैंडिंग, व्हेन द एथलीट लैंड्स ऑन अ सैंड पिट. ओके, the best women long jumpers achieve distance of about 6.5 to 7.5 meters, whereas the best men
is about 8 to 9 meters. There is a difference in men and women as physically. So there are the approximate ideal distance for the women and the men, because men are faster and stronger because of the physically build up, so their distance is little bit longer. The objectives in each phase of the jump are the same regardless of the athlete's gender or ability. Okay, to produce the greatest possible jump distance, the athlete must reach the end of the run up with a large horizontal velocity and with the takeoff foot placed accurately on the takeoff board. The next is the during takeoff, the athlete attempts to generate a large vertical velocity. Why? Because रन अप करके आ रहा है वो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी एंड द एथलीट प्रिपेयर्स हिमसेल्फ फॉर द जंप that converts into the vertical velocity. Okay, while minimizing any loss of horizontal velocity, and in the flight phase of the athlete must control the forward rotation that is produced at takeoff and place their body in a suitable position for landing. During the landing, the athlete should pass forward of the mark made by their feet without sitting back or otherwise decreasing the distance of the jump. क्या होता है कि एथलीट रन अप स्टार्ट करता है, रन अप स्टार्ट करने के बाद उसकी स्पीड जो होती है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में होती है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बाद द टफ पीरियड इज व्हेन एथलीट टर्न्स इन द फ्लाइट फेज फ्रॉम द टेक ऑफ फेज. रन अप आया, रन अप के बाद उसका टेक ऑफ फेज होता है. टेक ऑफ फेज में एक लाइनर होता है और वुडन टेक ऑफ बोर्ड होता है, उस पे जंप करके उसको फ्लाइट फेज में जाना होता है. ओके, तो कैसे उसका जो फोर्स है वो चेंज होगा वो आपको पता होना चाहिए कि कितना स्पीड में होता है. और जब लैंडिंग कर रहा होता है तो जैसे ही उसका फुट जो होता है या लोअर बॉडी जो होता है वो इन फ्रंट ऑफ बॉडी आता है टू मार्क इन दी सैंड पिट, जहां से वो डिस्टेंस आपकी टेक ऑफ बोर्ड तक मेजर की जाएगी. तो जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस होगा वो मैटर करता है, वो विनिंग के लिए मैटर करता है. ओके, नाउ लॉन्ग जंप is an athlete that is track and field event where the athletes combine speed, strength and agility to attempt to land as far from the takeoff point as possible. जो भी मैंने बताया, टेक ऑफ बोर्ड से ही जो सैंडपिट पे उसका पहला मार्क होगा लैंडिंग के टाइम में वही मेजर होगा. तो वो ट्राई करता है जितना हाई जंप लेके वो हॉरिजॉन्ट मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कंबाइनली रख के उसको सैंड पे लैंड करना होता. सो देयर आर 4 phases of the long jump. First one is the approach, that is including your the run and the takeoff, the flight and the landing. Okay, Yes, ma'am. okay, this is the sequence of long jump. See, अभी आप अगर रिमेम्बर करोगे तो आपको लॉन्ग जंप याद आएगा. अगर स्पोर्ट्स आपने देखा हो या फिर Yes, किसी ma'am. किसी भी मूवी में इस तरह का गेम दिखाया गया हो तो फेजेस देखो आप कहाँ से कहाँ तक का अप्रोच होता है. अप्रोच इंक्लूडिंग दी रनिंग. Okay, now from where she is taking off, there will be a takeoff board that is formed by the wooden takeoff board will be there. From there, she or he will attempt the flying phase, that is the flight phase, and finally, when she or he is putting her body in the sand with full effort, including the horizontal velocity and vertical velocity, that is the final phase of the long jump, that is called landing. Okay, this is the sequence of long jump. Now we will start by one by one. First one is the approach and the run. क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अप्रोच इज टू ग्रेजुअली एक्सिलरेट to a maximum controlled speed at takeoff. This
three words are combinedly describe your approach technique, approach phase. That is your maximum controlled speed. These three word is all about the approach. वो रन अप स्टार्ट करता है, उसका स्पीड, वेलोसिटी, उसका स्ट्रेंथ सब जीरो होता है. फ्रॉम देयर शी और ही विल स्टार्ट. द ग्रेटर द वेलोसिटी और स्पीड एट टेक ऑफ, the higher and longer the trajectory of the center of mass will be. Okay, जैसे ही आपका स्पीड और वेलोसिटी जिस तरह से ज्यादा होगी, उसी अकॉर्डिंग आप अपना वेट ट्रांसफरेंस, आप अपना फोर्स ट्रांसफर कर पाओगे, सो दैट योर सेंटर ऑफ मास विल बी इन योर कंट्रोल. So the trajectory will form according to the center of mass of your body. The importance of a higher velocity at takeoff is a major factor in the success rate for many sprinters in this event. Got it? जितना velocity high होगा, तो वो उतना ही flight phase में convert करेगा, and then it will lead to a final landing process. To gradually accelerate to a maximum controlled speed, जो मैंने भी बोला था, this describes the approach, that is your maximum controlled speed at takeoff while conserving as much speed as possible. That is called your approach and run. Okay, अभी तक समझ में आया सारा? मैम ये वाला अप्रोच वाला मैम मेरा थोड़ा सा ये कट गया था, तो इसलिए मैं सुन नहीं पाई थी. जितनी वेलोसिटी और स्पीड हाई होगी टिल द टेक ऑफ, दैट इज योर अप्रोच एंड द रन अप प्रोसेस. मैं इसे रन अप बोलूंगी. क्यों? जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे फास्ट बॉलर है, जो जो नॉर्मली सब देखते हैं क्रिकेट में. फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर क्या करता है? कितनी दूर से रन अप लेता है? रन अप लेता है वो काफी दूर से लेता है. he or she is trying to generate the force while delivering the ball. Okay, पहले वो स्टार्ट लेता है, स्लो लेता है, then he or she speed up, and then finally what his or her job is to deliver the ball with maximum controlled speed. Okay, this was explaining in the approach also, to gradually accelerate to a maximum controlled speed. वो controlled speed में ही अपना रन अप स्टार्ट करता है. फिर रन अप के बाद जब वो जंप लेता है बॉल डिलीवर करने के लिए, सेम इन दी जंपिंग टेक्निक, व्हेन वो टेक ऑफ बोर्ड पे आता है, देन ही और शी विल टर्न हर स्पीड टू फाइनली जो भी उसका गोल है उस पे अप्लाई करने के लिए. तो द बेसिक, कोई भी चीज है, हर चीज का बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए. तो अगर अप्रोच और रन में आपका स्पीड, मैक्सिमम कंट्रोल्ड स्पीड अगर आपके हाथ में होगी, और सेंटर ऑफ मास, योर बॉडी इन योर कंट्रोल, तो आपका फ्लाइट फेज अच्छा होगा. और फ्लाइट फेज अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली लैंडिंग स्मूथ होगी. ये मैं बता रही हूँ अप्रोच में. तो अप्रोच इज द फर्स्ट फेज वेयर वी विल इंक्लूड द रन अप. ओके, जैसे मैं रन अप बोलती हूँ, वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे. योर सिंपल, इन सिंपल टर्म्स क्या बोलूंगी मैं, कि 4 फेज है. ठीक है, 4 फेज में आपका अप्रोच आ गया. अप्रोच के साथ रन होता है, अप्रोच एंड रन अप. अप्रोच रन अप के बाद आपका टेक ऑफ होता है. दिस इज योर प्रिपरेटरी फेज. इन सिंपल टर्म, दिस इज योर प्रिपरेटरी फेज. व्हाट इज executive phase? Is your flight phase, where your maximum force is in the air. When your body is in the air, the maximum force will be there, including your vertical velocity, your horizontal velocity, your center of mass of your body, all will be in the air through the result of your approach and run up, and that will lead into the smooth landing. Okay, now understood? Yes, ma'am. Okay, the next है, okay, the features of the movement in the approach is push, like action, flexion and extension of all joint. If you see the whole body movement,
there will be movements in all the joint. And which principle is applied are the first law of motion and third law of motion and the dynamic equilibrium, that is your balancing. Okay, now Yes. run up, we will discuss about the run up. The first will be your length of the run up. For younger athletes, the simple method to calculate the optimal length of the run up is to use the number of strides for each year of the age. Suppose अगर कोई 12 साल का एथलीट है तो वो उसके लिए आइडियल जो लेंथ ऑफ रन अप होनी चाहिए वो 12 स्ट्राइड्स होनी चाहिए रन अप की। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अगर बॉलर भी सबका रन अप अलग अलग होता है, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, सबका बॉडी की स्ट्रेंथ के हिसाब से आपकी हाइट के हिसाब से सबके हिसाब से सबका रन अप अलग अलग होता है। कभी अगर आपने ध्यान से देखा हो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं वो मेजरिंग टेप लेके विकेट से लेके वो अपना रन अप मेजर करते हैं, उनका सेंटीमीटर या मीटर वॉट एवर इन विच फॉर्म दे आर यूजिंग देयर रन अप। सिंपल, कभी कभी देखा होगा आपने, कभी ध्यान दिया होगा नॉर्मली क्रिकेट में, क्रिकेट एक क्रिकेटर ने एक प्लेयर ने जहां से उसे बॉल डालनी है वो विकेट पे गया, बैकवर्ड टर्न किया, एक जंप मारा, फिर वहां से उसने लॉन्ग स्ट्राइड्स लेने शुरू करे, काउंट किए हाउ मेनी स्ट्राइड्स शी और ही हैज काउंटेड, फ्रॉम देयर शी विल start his her run up, that is the length of the run up. Same in the jumping also, अगर 12 साल का एथलीट है या 16 साल का एथलीट है तो उसका स्ट्राइड जो होगा, स्ट्राइड समझते हो ना, स्टेप, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो वैसा रन अप होगा उसका। तो लेंथ ऑफ द रन अप विल बी according to the height sorry age. Then run up velocity. Competition jumps have consistently found high correlation between run-up velocity and jump distance. The cause of variation in jump distance among athletes is probably differences in the muscular strength. For that, we have to train our athlete to gain the maximum strength, because maximum, according to the maximum muscular strength, you can gain your run-up velocity with full phase. Okay, what is run up accuracy? Like we have taken the steps, that is your run up accuracy. Okay, one of these. So to produce the best possible jump distance, a long jumper must place their takeoff foot close to but not over to the takeoff line that is marked by the front edge of the takeoff board. जो टेक ऑफ बोर्ड होता है फ्लाइट फेज से पहले वुडन का, उससे वो आपका रन अप ऐसा पड़ना चाहिए कि आपका जो लास्ट 2 स्ट्राइड्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे मैं बताऊंगी कि रन अप में जो लास्ट, जब टेक ऑफ करते हैं उसके पहले जो 2 स्ट्राइड्स होती हैं, लास्ट 2 स्ट्राइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज ओनली दे विल दे दैट 2 strides will decide your flight phase, that is happening accurate or not. Okay, so when you are taking run up, make sure that your last 2 strides, that your 2 final strides will be according to your plan. How? The long jump run up has 2 main phases: an acceleration phase during which the athlete produces a stereotyped stride pattern, which is in the first phase, very starting phase, when she or he is about to start, that is the acceleration phase. And zeroing in phase during which the athlete adjusts their stride pattern to eliminate the spatial errors that have occurred during the first phase. See, 2 phases में होगा, फर्स्ट एक्सिलरेट, और जो लास्ट वाला मैंने बताया दैट इज जीरोइंग इन, वेयर शी और ही कैन एडजस्ट हर स्ट्राइड पैटर्न। क्यों मैंने बोला जो फाइनल 2 स्ट्राइड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो नहीं है कि 12 साल का अगर एथलीट है या 16 साल का एथलीट है उसने 16 स्ट्राइड्स काउंट करे, एंड व्हेन ही इज about to jump, about to take the flight phase,
तो उसके 16 स्ट्राइड ही पड़ने चाहिए। नो, स्टार्टिंग में 16 स्ट्राइड की जगह 14 स्ट्राइड पड़े। ठीक, लास्ट 2 स्ट्राइड सेम लेंथ के नहीं होंगे, वो उसको एडजस्ट करने होंगे अकॉर्डिंग टू टेक द जंप। दैट इज योर जीरोइंग इन फेज, जहां उसने लास्ट में 2 स्ट्राइड्स में अपना स्पीड जो है वो मेंटेन करा। ओके, अभी देखो आगे आप वही, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू स्ट्राइड्स बिफोर टेक ऑफ, जो मैं अभी बता रही थी, the athlete uses their visual perception of how far away they are from the takeoff board as a basis for adjusting the length of their stride. Okay, जो मैं 2 strides को लेके बोल रही थी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, top long jumpers start using a visual control strategy at about 5 strides before the takeoff board and are able to perform the stride adjustment with only a small loss of horizontal velocity. Many long jumpers use a check mark as 4 to 6 strides before the board. ये उनके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी एक्सपीरियंस जंपर होते हैं, दैट इज हाई लेवल जंपर, लाइक जैसे जूनियर और सीनियर कैटेगरीज होते हैं, उसके लिए बताया गया है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है 16 स्ट्राइड्स बोल दिए हैं वो एक आइडियल स्ट्राइड्स हैं, बट हाउ टू एडजस्ट देयर स्ट्राइड्स बिफोर द टेक ऑफ बोर्ड इज द प्रोसेस। वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको आपके एथलीट का ट्रेनिंग होगा कि उसका स्ट्रेंथ, उसका स्पीड, उसके लोअर बॉडी, आई मीन लोअर एक्सट्रीमिटी का कितना स्ट्रेंथ है, उसका कोर कितना स्ट्रेंथ है, सो दैट ही और शी कैन कन्वर्ट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू द वर्टिकल वेलोसिटी। ओके, shall we move in the next phase or Yes, ma'am. okay? मैम उतनी स्ट्राइड्स कंप्लीट करनी पड़ेगी उसको अपने मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करके। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने 12 साल का एथलीट है तो 12 हमने एडजस्ट मतलब काउंट कर लिया उसने एथलीट, बट उसको 12 स्ट्राइड के बाद ही जंप लेना है, ऐसा नहीं होता है। उसने सपोज उसने 8 जंप लिया, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू स्ट्राइड्स, ओके, बिफोर टेक ऑफ द एथलीट यूजेस देयर विजुअल परसेप्शन। उसने अपनी स्पीड मेंटेन की, उसके बाद उसने देखा नहीं मेरे को एक स्टेप पहले ही अपनी बॉडी को अप करना है, अपनी वेलोसिटी चेंज करनी है बिफोर द टेक ऑफ बोर्ड। कभी कभी होता है मैनी लॉन्ग जंपर्स यूज अ चेक मार्क एज 4 to 6 स्ट्राइड्स बिफोर द बोर्ड। बहुत सारे जंपर्स जो एक्सपीरियंस जंपर होते हैं वो 4-6 स्ट्राइड से पहले ही अपना चेक मार्क कर लेते हैं, उसके हिसाब से 4 to 6 स्ट्राइड तो लिखा हुआ है पहले, तो उसके बाद हो सकता है वो अपनी स्ट्राइड लेंथ बढ़ा के 4 से 6 स्ट्राइड को सिर्फ 4 स्ट्राइड में ही खत्म कर दें, और हो सकता है अपना स्ट्राइड लेंथ कम करके 6 स्ट्राइड्स जो हैं वो उनको 7 स्ट्राइड में कंप्लीट करके तब उसको जंप ले, जो उसके लिए इजी होगा। बिकॉज देयर इज इंडिविजुअलिटी, देयर इज अ प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग इन विच देयर इज इंडिविजुअलिटी। मेरा जंपिंग का जो टेक्निक होगा जरूरी नहीं आपका जंपिंग का टेक्निक सेम हो, जरूरी नहीं कि मैं 4 स्ट्राइड में ही टेक ऑफ बोर्ड से पहले 4 स्ट्राइड के बाद ही फ्लाइट फेज ले लेती हूँ, हो सकता है आप 6 स्ट्राइड्स के बाद फ्लाइट फेज लेंगे। दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज इंडिविजुअलिटी, स्पेसिफिसिटी। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग? प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग नहीं पढ़े आप लोगों ने? देर आर Ma'am, specificity, individuality, इंडिविजुअलिटी, स्पेसिफिसिटी, और कंपटीशन, प्रिपरेटरी फेज, हाँ, yes, और एक और है आपका specificity, इंडिविजुअलिटी, स्पेसिफिसिटी, प्रिपरेटरी फेज, और एक और है preparedness, हाँ, और जो भी नहीं स्ट्राइक कर रहा है। तो दैट कम्स इन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। हर किसी का अलग अलग हो, ट्रेनिंग आप सबको सेम दे रहे हैं, बट उनका अडॉप्टेशन का तरीका अलग अलग है, उनका विजुअल परसेप्शन है वो अलग अलग हो सकता है। सबका तो विजुअल परसेप्शन एक नहीं होगा ना,
You can train, you can guide only, but what he or she is executing, that is her visual perception or his visual perception. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now transition from run up to take off. This is very important. कैसे? Skilled long jumpers maintain their normal sprinting action up until about 2 to 3 strides before take off board. जो स्किल्ड होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है, वो क्या करते हैं, अपना स्प्रिंटिंग एक्शन आपको मेंटेन करते हैं. कब? 2 to 3 स्ट्राइड्स बिफोर टेक ऑफ बोर्ड. दी ये किसने बोला है? हे एन नोहारा ने 1990 में एक आर्टिकल में एक्सप्लेन किया. द एथलीट then begins to lower their center of mass in preparation for the takeoff. वो अपना बॉडी का सेंटर ऑफ मास को स्लो करते हैं, माने उसको डाउन करते हैं. किस लिए? क्योंकि उनको टेक ऑफ करना है. A low position into the takeoff is necessary to give a large vertical ROM over which to generate upward velocity. कभी भी आप कहीं भी जंप करो, सिंपली जंप करो, पहले आप थोड़ा अपनी बॉडी को लोअर करते हो. Why? To reduce your center of mass. Okay, when you reduce your center of mass, you will generate the vertical velocity, upward velocity. Okay, the athlete lowers their center of mass to the required height and tries to keep a flat trajectory in the last stride before takeoff. That comes into the final 2 strides जो मैं बता रही थी. अगर ट्रैजेक्टरी फ्लैट होगी तो आपका डिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा कवर होगा. हाँ मैम, Just ये think पूछना about था कि मैम हाई जंप में मतलब वो ऊपर कितनी वेलोसिटी ले रहा है वो इम्पोर्टेंट है, या वो आगे कितना तक जा रहा है वो? See, there is a difference in the high jump and long jump. We are talking about the long jump, which is यानी the डिस्टेंस. 1 मिनट, यानी कि डिस्टेंस है, ये वाला पिक्चर है. This is long jump. And high jump, where there is a rod and he or she has to take a high jump to clear that pillar, horizontal pillar. यस मैम. हाँ That is कंफ्यूजन था थोड़ा सा. that is high jump. वो अलग है. यस मैम. ठीक है. वर्टिकल जंप क्या होता है? वर्टिकल जंप इज सिंपल जंप. यू हैव टू stand in one position and you have to jump high as you can. That is the vertical jump. यस मैम. जब आप स्पोर्ट्स में जाओगे ना, कुछ टेस्ट होते हैं, उसमें एक वर्टिकल जंप भी आता है. उसमें क्या करते हैं हम लोग पता है? हाथ में चौक दे देते हैं या हाथ उसका पूरा व्हाइट कलर के पाउडर से या चूने से उसका कलर कर देते हैं, उसका हाथ, प्लेयर एथलीट का, जब हम उसका फिटनेस टेस्ट लेते हैं. ठीक है, वर्टिकल जंप के बारे में बता रहे हैं. उसको एक वॉल के पास खड़ा कर देते हैं और उसको बोलते हैं नाउ जंप एज मच एज यू कैन, और यू हैव टू पुट योर हैंड ऑन दी वॉल एज हाई यू रीचेस. जहां वो फिर जितना नीचे जाके वो जंप करता है और उसने हाथ प्लेस किया, वो चूना क्यों दिया हमने? क्योंकि वो मार्क करे वॉल पे. वो डिस्टेंस हम उसका वॉल से ग्राउंड तक, ऊपर जो वॉल पे जो मार्किंग होती है चूने या पाउडर से, वहां से लेके ग्राउंड तक मेजर करते हैं. दैट इज द वर्टिकल जंप. वो डिस्टेंस होती है. लॉन्ग जंप, व्हेन यू आर टेकिंग द जंप फ्रॉम द टेक ऑफ बोर्ड, सी द स्लाइड, टेक ऑफ, यहां से जो डिस्टेंस आपकी लैंडिंग पर होगी, लैंडिंग भी कब होगा? जो आपका फुट पड़ेगा या बैक पड़ेगा. अगर आप फ्लैट हो गए पूरे पिच ये सैंड पे, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. ठीक है, तो वो डिस्टेंस हो गई आपकी लॉन्ग जंप की. हाई जंप इज लाइक इफ यू विल सर्च, मैं पता नहीं सर्च करके दिखा पाऊंगी अभी. just wait, I'll search in one slide.
एक्चुअली एक वीडियो मैंने डाउनलोड करा था, बट वो आई गेस मैं यहाँ पर प्ले नहीं कर पा रही हूँ। मैम कोई नहीं, आप शेयर कर दीजिएगा तो हम देख लेंगे, व्हाट्सएप पे होगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं सेव ही कर रही हूँ। Yes, ma'am. 1 मिनट, मैं फोटो ही लेके भेज देती हूँ आप लोगों को। देखो, भेजा मैंने ग्रुप पे। Yes, ma'am. दिस इज हाई जंप। when you are clearing that horizontal pole, that is your high jump। तो सबका अलग अलग बायोमैकेनिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेक ऑफ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब उसमें कोई जैसे वर्टिकल जंप है, अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी, उसमें कोई रन अप नहीं है, वो सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही काउंट होगी। इसमें तो आपका रन अप के साथ आपका फ्लाइट फेज भी आ रहा है, इसलिए मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको लॉन्ग जंप, क्योंकि इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, so that you can understand the biomechanics according to the type of jump। Yes, ma'am. तो क्या पढ़ा रही थी मैं? ट्रांजिशन। ओके। then the athlete then begins to lower their center of mass। अच्छा, ट्रेजेक्टरी में यहाँ पढ़ा क्या था चुकी थी मैम? ना। हाँ, हाँ, नहीं होता। फ्लैट क्या बता रही थी मैं कि ट्रेजेक्टरी अगर फ्लैट होगा तो उसका लैंडिंग स्मूथ होगा और हाई मतलब डिस्टेंस पे होगा। और जितना हाई फ्लाई होगा, मतलब ट्रेजेक्टरी जितना हाई होगा, उतना ही डिस्टेंस क्लोज होगा सैंड पे। ओके। द एंट्री इनटू द टेक ऑफ is usually performed using a paving action where the takeoff leg is swept down and back towards the athlete. This is the paving action, which is very important when you are taking a final step to enter in the takeoff phase. The takeoff foot has a negative velocity relative to the athlete's center of mass। उसने अपना सेंटर ऑफ मास रिड्यूस किया जब वो स्पीड लेके टेक ऑफ फेज में एंटर कर रहा था। उस टाइम में उसका एक जो टेक ऑफ फुट होगा, फाइनल स्ट्राइड का फुट होगा, उसमें उसका जो वेलोसिटी होगा वो ऑलमोस्ट निल होगा, नेगेटिव होगा। But the velocity of the foot relative to the ground is not quite reduced to zero. That is about 4 to 5 meter per second। माने उसका स्पीड रहेगा, but he or she has to control according to the speed or according to turn the horizontal velocity into the vertical velocity। Okay. The active landing technique is believed to reduce the braking force experienced by the athlete during the initial stages of the takeoff। Okay, got it? Now, the takeoff phase। Finally, जब फाइनल 2 स्ट्राइड्स होती हैं टेक ऑफ बोर्ड के पहले, दैट इज योर टेक ऑफ फेज। स्लाइड्स सीक्वेंस दिखाती हूँ। This is the sequence. See the approach and the takeoff। Takeoff is about to enter in the flight phase, so there will be the maximum speed which is controlled by the athlete himself or herself। क्योंकि वो स्पीड में होता है, वहां पर ब्रेकिंग फोर्स लगा के यू हैव टू फ्लाई in the flat trajectory। That is your goal। ओके, पिक्चर से समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, so we will enter into the takeoff phase।
The objective of the takeoff is to create a vertical impulse through the athlete's COG while maintaining balance and control. Obviously जो मैं उतनी देर से बता रही थी कि उसको स्पीड में रह के उसको एक ब्रेकिंग फोर्स लगा के he has to convert her body into the air. तो उस टाइम में आपका बैलेंस और कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग योर सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है वो आपको सब, जो एथलीट होगा वो उसको सबको कंट्रोल करके चलेगा. दिस फेज इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल पार्ट ऑफ द लॉन्ग जंप. ये बहुत ही क्रूशियल फेज होता है क्योंकि इस फेज पे ही डिपेंड करता है कि आपका फ्लाइट कैसा होगा, फ्लाइट फेज कैसा होगा, ट्रेजेक्ट्री उसका कैसा होगा. अकॉर्डिंग टू द ट्रेजेक्ट्री द लैंडिंग विल बी द लास्ट एंड योर फाइनल फेज. तो सबसे ज्यादा जो भी चेंजेस आएंगे वो इसी फेज में आएंगे एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द फाइनल लैंडिंग. This phase is one of the most technical part of the long jump. While concentrating on foot placement, the athlete must also work to maintain proper body position, keeping the torso upright and moving the hip forward and up to achieve the maximum distance from board contact to foot release. उसको वो फाइनल 2 स्ट्राइड्स में ही डिसाइड होता है कि उसको कभी अपना बॉडी को किस पोजीशन में रखना है, उसका टॉर्सो उसको कब अपराइट रखना है एंड लोअर बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करनी है एंड कितने डिस्टेंस पे उसे ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करना है. ओके, देयर आर 4 मेन स्टाइल्स ऑफ टेक ऑफ: द किक स्टाइल, डबल आर्म स्टाइल, sprint takeoff and bounding takeoff. We will focus on the sprint takeoff. Okay. Yes, ma'am. Okay. In the long jump, the optimum takeoff technique is to run up as fast as possible and plant the takeoff leg at about 60 to 65 degree to the horizontal bridge. ये इन्होंने बताया आपको, ब्रिगेड एंड लिंथॉर्न ने बताया 2006 में. ये सारे रिसर्चर के नाम है क्योंकि मैंने ये स्लाइड्स एक आर्टिकल से बनाया हुआ है. ठीक है, जो रिसेंट आर्टिकल है 2009 2010 अप्रॉक्स ऐसे ही है. तो उसने जितने जितने रिसर्च हुए हैं वो सारा आपको इसमें रिसर्चर के नाम दिए हुए हैं. नाउ व्हाट इज द टेक ऑफ मैकेनिज्म? देयर विल बी take off mechanism as well as there will be take off angle and take off forces. These three will decide your take off. Just before touchdown, the athlete pre-tenses the muscles of the take off leg. जो फुट उसका डायरेक्ट लैंड कर रहा है और उसके बाद उसे फ्लाइट अडॉप्ट करना है वो उस पैर के मसल्स को टाइट कर लेता है. फ्लेक्शन ऑफ द टेक ऑफ लेग इज अनअवॉइडेबल and is limited by the eccentric strength of the athlete's leg muscle. This all will depend on the training of your athlete. Maximally activating the muscles of the takeoff leg keeps the leg as straight as possible during the takeoff. Why? Because this enables the athlete's center of mass to pivot up over the foot, generating vertical velocity via purely mechanical mechanism. Okay, understood. Yes, ma'am. Okay, next is the fast eccentric actions early in the takeoff enable the muscles to extend large forces and thus generate large gains in the vertical velocity. Because now we are going to convert your horizontal speed from the horizontal speed to the vertical. वो जो मैं बार बार बोल रही हूँ वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा. इन द लॉन्ग जंप टेक ऑफ द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम नी फ्लेक्शन is a poor indicator of when the extensors of the takeoff leg change from eccentric activity to concentric activity. Eccentric और concentric पता है ना सबको? Yes, ma'am. जितना eccentric activity रहेगा उतना ही आपका अच्छा होगा.
that बाद में later on it will convert into the concentric activity according to the mechanism. In long jumping, the gluteus maximus is active isometrically at first and then concentrically. The hamstrings are active concentrically throughout the takeoff. Rectus femoris acts either isometrically at first, then eccentrically or eccentrically throughout the takeoff because it is a two joint muscle, rectus femoris. So it will work both isometrically, eccentrically, and concentrically. And the vastae, soleus, and gastrocnemius act eccentrically at first and then concentrically. जैसे वो ऊपर बोल रहा है कि कौन सी मसल को स्ट्रेट रखना है, कब फ्लेक्स करना है, बिकॉज टू मेंटेन दी सेंटर ऑफ मास. तो कौन सी मसल किस वे में एक्टिव रहेंगी और किस वे में वर्क करेंगी, ये सारा आपका मैकेनिज्म में आएगा. Now takeoff angle. What would be the takeoff angle? It is well known that takeoff angles in the long jump are substantially less than 45-degree angle, so that you can make your trajectory flat, and that is usually proposed as the optimum for a projectile in free flight. See, same वही बोल रहा है. Video measurement of world-class long jumpers consistently give takeoff angles of around 21. So ideal takeoff angle है, that is 21, but it should be less than 45 degree. If you are attending any junior athlete or sub-junior athlete, that is their learning phase, so that you can tell them that, or you can watch and experience that the angle of the takeoff should be less than 45 degree and the ideal is the 21 degree. Now takeoff forces. Takeoff forces थोड़ा सा typical है, so मैं ये फिनिश कर दूं, टेक ऑफ फिनिश कर दूं, फ्लाइट एंड लैंडिंग कल पढ़ा दूंगी या नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी. मैम पढ़ा दीजिए. हाँ, मैं टेक ऑफ फोर्सेस फिनिश कर देती हूँ. ओके, क्योंकि टाइम कम है, मेरी क्लास है अभी 2 बजे से. ठीक है. Okay, now what are the takeoff forces? During the takeoff, the athlete experiences a ground reaction force that tends to change the speed and direction of the athlete's center of mass. This is very important as you see in the many cases. जो आपका थर्ड लॉ है, that is action reaction. Okay, जब भी आप फुट प्लेस कर रहे हो, heel strike कर रहे हो, फ्लैट फुट कर रहे हो, what is happening there? Biomechanics. That according to the third law, उधर से भी Yes, एक ma'am. फोर्स आ रहा है. ओके, Yes, ग्राउंड ma'am. भी एक फोर्स जनरेट करता है. शिन स्प्लिंट्स के केसेस में क्या होता है, एमटीएसएस में क्यों पेन ज्यादा हो जाता है? व्हेन योर जीआरएफ इज मोर देन योर बॉडी फोर्स, तब आपका शिन पेन स्टार्ट होता है. क्यों? क्योंकि बॉडी में और कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पर मसल्स, जो पेरियोस्टियाइटिस है, वो इतनी थिन होती है. सिर्फ शिन में ही होती है, उधर कुछ मसल मास नहीं होता है. तो व्हेन यू आर डूइंग हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग वेयर your ground reaction force is more than your body force, what is happening there? There will be force on your shin bone directly. Same, आपका ground reaction force जो होता है वो आपका center of mass को change करता है, और अगर center of mass change होगा तो उसका speed और direction जो होगा वो automatically change हो जाएगा. So we will talk about two forces which we were talking from very starting, that is your horizontal force and the vertical force. Okay, so because सबसे ज्यादा changes जो होते हैं वो यहीं पर आएंगे जब आपकी बॉडी से horizontal force से convert हो रही है vertical force में. So the horizontal force during the takeoff is predominantly a backward braking force, and only for a very short time at the end of the takeoff does it
switch over to become a forward propulsive force. फाइनल स्टेप में टेक ऑफ बोर्ड के पहले वो एक ब्रेकिंग फोर्स पे आएगा। तो माइक्रो सेकेंड के लिए भी आपका बॉडी स्टैटिक होगा और माइक्रो सेकेंड, बिकॉज आप इसको कंटिन्यूअस वॉचिंग में देख रहे हो, तो यू विल नॉट सी दैट माइक्रो सेकेंड स्टैटिक फोर्स। जब ब्रेकिंग फोर्स होगा तो वो शॉर्ट टाइम के लिए टेक ऑफ फेज के एंड में दैट विल कन्वर्ट इनटू प्रोपल्सिव फोर्स। Because the braking impulse is much greater than the propulsive impulse, the athlete's forward horizontal velocity is reduced during the takeoff by about 1 to 3 meter per second. उस टाइम के लिए वो उसका हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जब वो रिड्यूस होगा तभी तो प्रोपल्सिव में मूव होगा। सो the vertical GRF exerted, the athlete produces the athlete's vertical takeoff velocity. This sentence, just a second. The vertical GRF exerted on the athlete produces the athlete's vertical takeoff velocity. ठीक है, जो वर्टिकल जीआरएफ लग रहा था एथलीट के ऊपर वही कन्वर्ट करेगा उसका वर्टिकल वेलोसिटी पे। द वर्टिकल फोर्स इनिशियली एक्ट्स टू रिवर्स द डाउनवर्ड वेलोसिटी possessed by the athlete at touchdown and then accelerate the athlete upwards. For a short time before takeoff, the vertical GRF is less than body weight, due to which the athlete always experiences a slight reduction in upward velocity. When she or he is changing his or her velocity, उस टाइम के लिए GRF थोड़ा सा रिड्यूस होता है जब वो अपवर्ड चेंज करता है। So this is all about the takeoff phase, where the body is ready to take off in the flight phase. From there, in simple word ये समझो, जहां पर आपका horizontal velocity turns into the vertical velocity. Okay, Yes, ma'am. Yes, ma'am. this is all about takeoff. Now we will discuss the flight and landing phase in the next class. Till then, you read this and I will send these notes to the group. Yes, Okay, ma'am. हाँ मैम ये तो ग्रुप पर आप, भेज हाँ दीजिए। मैं भेज दूंगी अभी, so that you can read it the flight phase also for the next class, so that you can create the questions or doubts you are having. Okay, Yes, ma'am. so any doubt so far? नहीं मैम अभी तक तो सब समझ आया है। अभी तक सब समझ आ गया? Yes, ठीक है, मैं ये स्लाइड्स आपको शेयर कर मैम अगर दूंगी by ये the, एग्जाम में आता है तो फिर इसमें ये लॉन्ग जंप ही लिखना होगा? you can write it down, no problem. वो सिंपल आएगा, अगर आएगा तो देखो अभी तक तो आया नहीं है, सबसे ज्यादा थ्रोइंग का ही आता है। ठीक है मैम। ठीक है, स्विमिंग का तुम लोग के सिलेबस में ही नहीं है, बट पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। बट ठीक है मैम। मैं ग्रुप पे नोट्स डाल दूंगी जो मैंने बनाए थे अपनी स्टडी टाइम में, हाँ मैम वो वाले तो डाल दीजिएगा। स्विमिंग के डाल दूंगी। ठीक है, उसके बाद भी तुम्हें बुक से पढ़ना है तो तुम पढ़ लेना, बट वो सिलेबस ठीक में है नहीं है। आपके सिलेबस में 3 है, जंपिंग का हाँ है, मैम। थ्रोइंग थ्रोइंग का का है है, रनिंग और का है। रनिंग का है। ओके, ठीक है, रनिंग का भी मैं बनाऊंगी, अभी अभी तो इतना बना। तो अभी तक तो कोई क्वेरी नहीं है, जो भी नहीं क्वेरी है मैम। पूछ लेना। ठीक है, यस मैम। नोट्स में भेज दूंगी शाम तक, एंड नेक्स्ट क्लास का मैं इन्फॉर्म कर दूंगी ग्रुप पे, क्योंकि तुम लोगों की सेकेंड ईयर की क्लास मुझे अलॉट नहीं हुई थी अभी तक, तो मैं ठीक है टाइमिंग मैम। में थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। क्योंकि मेरा ठीक है मैम। बैचलर और मास्टर्स में भी क्लास होता है, तो जैसे मेरे को टाइम होगा मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। यस मैम। ओके, यस मैम। थैंक यू ओके, मैम। ओके। थैंक यू मैम।